हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स, और इसके अंदर आज हम यूनिटी फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के आज हम एमएससी का प्रीवियस का जो पेपर 5th है उसके अंदर मैकेनिक्स पेपर की शुरुआतें कर रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले जो बेसिक बातें आपको पेपर के बारे में जाननी चाहिए, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, फिर भी कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ये क्लासेस देख रहा है तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास पेपर क्या है 5th, और पेपर 5th का नाम हमारे पास क्या है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। ठीक है, आपके एमएससी प्रीवियस के इस पेपर मैकेनिक्स के अंदर आपके 2 बुक होने वाली हैं। एक बुक का नाम हमारे पास क्या है डायनेमिक्स, और दूसरी बुक का नाम हमारे पास क्या है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हर पेपर की तरह हम इस वाले पेपर में भी किसकी बुक्स लेके चलेंगे, हम जयपुर पब्लिशिंग हाउस यानी जेपीएस की बुक को ही प्रथम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये बुक्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं और आगे चल के नेट गेट जैसे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस पेपर मैकेनिक्स के अंदर 2 बुक होंगी। एक बुक तो होगी हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, और दूसरी बुक होगी हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ ए आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है, ये हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 4 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास शेखावटी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, और एमएसबी यानी महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर की है। यानी इन 4 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपका कॉलेज इसके अंडर में आता है तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स है ये हमारे पास रेगुलर और प्राइवेट, ये रेगुलर और प्राइवेट के लिए हमारे पास सेम यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेम सिलेबस है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेम डे आपका पेपर होगा, यानी रेगुलर में और प्राइवेट में कोई खास फर्क नहीं है एग्जाम के अंदर। अब हम बात करेंगे यूनिटी फर्स्ट की। हम यूनिटी फर्स्ट स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार फिर से बुक का डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास 2 बुक रहने वाली हैं। एक तो डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, और सेकंड हमारे पास है हाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ ए आइडियल फ्लूइड। डायनेमिक्स की बुक में आपके पास 3 यूनिट हैं। डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी के अंदर आपके पास है 3 यूनिटें, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। और ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक है इसके अंदर हमारे पास है 4 यूनिट नंबर 4th एंड यूनिट नंबर 5th, यानी इसके अंदर टोटल हमारे पास है 2 यूनिटें। ऊपर की 3 यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास डायनेमिक्स की बुक में मिलेंगी, और नीचे की यूनिट 4th और 5th है ये हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, अपने जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जाओगे। अब अपने पास जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे वहां आपको हाइड्रोडायनेमिक्स की यूनिट 4th मिलेगी। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आपको इसकी यूनिट 4th मिलेगी, जिसके अंदर आपको लेक्चर 01 और लेक्चर 02 यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और पेपर देखिए, हमारे पास मैकेनिक्स है, उसके अंदर आप हाइड्रोडायनेमिक्स की यूनिट 4th है, जिसके अंदर आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप ये दोनों लेक्चर देखिए। उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक के ऊपर ऑफ आइडियल फ्लूइड क्यों लिखा हुआ है, और डायनेमिक्स की बुक के अंदर ऑफ है रिजिड बॉडी क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप लोगों ने देख ली होंगी यूनिट 4th के लेक्चर 1 और 2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को यानी इस वाले लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यूनिट 4th और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे। ठीक है, तो वहां से हमारे पास स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ है रिजिड बॉडी क्यों लिखा हुआ है, और हाइड्रोडायनेमिक्स के ऊपर ऑफ आइडियल फ्लूइड ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पास है यूनिट फर्स्ट की। तो बताइए बुक हमारे पास कौन सी होगी, डायनेमिक्स से। तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं कि हमारे पास आज बुक कौन से होने वाली है, डायनेमिक्स से। और अब इसको हम डायनेमिक्स लिख के चलेंगे। वैसे पूरा नाम क्या है बुक का, डायनेमिक्स ऑफ है रिजिड बॉडी। ठीक है, आज इसके अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहले इसका सिलेबस क्या होगा। देखो, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सिलेबस में हमारे पास है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, द जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी,
मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया एंड मोशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ इनर्शिया, मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस द कंपाउंड पेंडुलम। देखो यहाँ तक ये अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने सिलेबस में हमने जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना सिलेबस हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास पेपर 5th मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट, और उसके लिए बुक कौन सी है, जेपीएच की बुक रहने वाली है डायनेमिक्स ऑफ है रिजिड बॉडी, और इसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो अब सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे कि पेपर 5th है, यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 1 है। अब आप समझ गए कि यूनिट फर्स्ट हमारे पास कहाँ से शुरुआत होगी, डायनेमिक्स ऑफ है रिजिड बॉडी। और इसको देखने से पहले आप इस यूनिट 4th के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखोगे, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास ही सिलेबस। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। अब आप हेडिंग डालो कि एमएससी परिवेश, आपको पता ही आपकी क्लास क्या है। पेपर मैंने लिखवाई दिया, पेपर हमारे पास कौन सा है, 5th पेपर है, और इसके अंदर हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और अब मैं इसका लिख रहा हूँ सिलेबस, जो स्क्रीन पे दिखाया है वो तो आपका क्या है, ऑफिशियली सिलेबस है। अब ये सिलेबस हमारे पास ही जेपीएच की बुक में कहाँ मिलेगा, यस आप हेडिंग डालोगे कि ये सिलेबस है, ये हमें जेपीएच की बुक में कहाँ मिलेगा। तो ये जेपीएच की बुक में आपके पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, जेपीएच की बुक में आपके पास चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अब जो अपने पास यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है जो जेपीएच की बुक में है, तो हमारे पास चैप्टर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। और ये जो चैप्टर 3 है इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 है। एक्सरसाइज के अंदर 3.1 है और 3.2 है। इसके अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें तो बुक के हिसाब से टॉपिक हमारे पास 2.01 से लेके 2.07 तक, आपकी बुक में ऐसे ही सिंबल दे रखे हैं, 2.01 से 2.07 तक ही सिलेबस है। यानी 2.08 है इम्प्रेसिव फोर्स, उसको नहीं करना है। 2.09 है इक्वेशंस ऑफ इम्प्रेसिव फोर्स, उसको भी नहीं करना है। ठीक है, उसी प्रकार यूनिट चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो 3.01 से लेके 3.11 तक, 3.01 से लेके 3.11 तक, इसके आगे तक मतलब यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में कहाँ रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ इन एग्जाम। जैसे ही आप पेपर देने जाओगे, पेपर की शुरुआत हमारे पास इसी यूनिट से होगी और पेपर में लिख के आएगा यूनिट फर्स्ट। आप जानते हो पहले बीएससी में देखे, सेम वही मेथड पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1A पूरे 10 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पार्ट है B, वो भी पूरे 10 नंबर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 हमारे पास है A एंड B। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन 1 देखने को मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.1 से, और ये एक्सरसाइज या तो 3.1 से मिलेगा या 3.2 से मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन तो हमारे पास 10 नंबर का आ जाएगा, इससे पूरे 10 मार्क्स का 100% मिल जाएगा। और एक इन दोनों से एक्सरसाइज 3.1 से और 3.2 से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करनी है। किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं होगा कि ये क्वेश्चन उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे, क्योंकि इनकी कहानी ही अलग है। तो आपको ये यूनिट एक प्रकार से अगर बात की जाए तो वैसे तो मैं 50% पढ़ा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ये कंप्लीट 100% देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सबसे पहले कि आप जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं और कहाँ से हम इसकी शुरुआतें करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के अंदर। जो आपके पास जेपीएच की बुक है उसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 2 का नाम मैं अभी लिख दूंगा, शायद डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल है, और चैप्टर 3 का नाम भी रिजिड बॉडी है, फिक्स अबाउट ए रिजिड बॉडी होगा। तो चैप्टर 2 में हमारे पास 2 एक्सरसाइज है, 2.2 की एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, वो हमें नहीं करने हैं, केवल एक्सरसाइज 2.1 करनी है, और टॉपिक रहेंगे 2.01 से 2.07। यहाँ तक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 होगा, इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.01 और 3.02 होने वाली है। ठीक है, इन दोनों ही एक्सरसाइज में भाई आप यहीं लिख लो, बाद में हो सकता है भूल जाओ, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 के एग्जाम्पल हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 99% हर बार एग्जाम में इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो हम भी जो मेन फोकस करके चलेंगे वो किसके ऊपर फोकस करेंगे, एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज के इसके अंदर क्वेश्चन शायद ही कभी पूछे जाते हैं, तो हम इसके अंदर हर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से मिलेगा, चैप्टर 2 से। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है भाई, समझ में है ना, यहाँ तक समझने के लिए कुछ भी नहीं था, बस यहाँ तक केवल ये था कि हम जो पढ़ने वाले हैं, मतलब जो अपने जो अपकमिंग लेक्चर आने वाले हैं उसके अंदर हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो हेडिंग डालने के लिए कि एमएससी प्रीवियस पेपर 5, पेपर का नाम मैकेनिक्स, बुक है हमारे पास डायनेमिक्स, यूनिट फर्स्ट और लेक्चर नंबर 1। ठीक है भाई, यूनिट फर्स्ट और लेक्चर नंबर 1। अब सबसे पहले अगर मैं बुक्स के अंदर बात करूं तो हमारे पास 60 के पेज के ऊपर अब आप हेडिंग डालेंगे कि जेपीएच की जो बुक है, जो जेपीएच की बुक है उसमें पेज 60 के ऊपर है, पेज 60 के ऊपर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है भाई, चैप्टर 2 का नाम है हमारे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब आप हेडिंग डालो मेरे साथ साथ कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो जेपीएच की बुक में पेज 60 के ऊपर है, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर 2 का नाम क्या है, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल और जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश में आए तो चिंता मत करो, सब अपने एक जैसे ही हैं। धीरे धीरे हमें इसको इंग्लिश में लिखने की हैबिटें पड़ जाएगी, और 15 दिन बाद आप अपना रिव्यू देखोगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे इंग्लिश में लिखना। तो स्टार्टिंग के 15 दिन आपको स्ट्रगल करना है, बार बार आपको लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि मोशन को हिंदी में गति कहते हैं, रिजिड बॉडी को हिंदी में दृढ़ पिंड कहते हैं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, जनरल इक्वेशन मतलब सामान्य समीकरण होता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास रिजिड बॉडी का मीन्स रिजिड बॉडी रहेगा, हमारे पास जनरल इक्वेशन रहेगी, मोशन हमारे पास मोशन ही रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो अब हम यूनिट शुरुआत कर रहे हैं, और जब आपकी ये शुरुआत अच्छी होगी तो आपका पेपर भी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे पास है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल या जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब ये नाम आप फिजिक्स में बहुत बार पढ़ के आए हैं, लगभग 11th क्लास से ही स्टार्ट हो गए। आप दृढ़ पिंड या हो सकता है आपने 9th 10th में भी पढ़ लिया होगा कि रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, या बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास टॉपिक 2.01 है रिजिड बॉडी, 2.01 है टॉपिक है हमारे पास रिजिड बॉडी। ठीक है भाई, अब आप इसको रिजिड को रिजिड ही रहने दोगे। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, हर बुक के अंदर इसकी अलग डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होते हैं, जैसे आप समझो कि आपके पास एक ऐसा बॉडी होना चाहिए या एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए
जैसे मान लो आप एक लोहे का गोला मान लो, ठीक है, आप क्या करो, एक लोहे का गोला ले लो और उसके ऊपर मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल हैं। हम उसके कोई भी दो पार्टिकल्स की बात करें, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में हमने डिस्टेंस मान लिया कि इसके बीच में डिस्टेंस है हमारे पास है 0.1 मीटर, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि एक ऐसा ठोस पदार्थ, ऐसी ठोस बॉडी होनी चाहिए कि उसके दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है वो यहाँ से मान लो इसको हम फेंक दिया हमने या मोशन करवा दिया, देखो हम क्या कराएंगे, इसका मोशन करवाएंगे। जैसे गति करके मान लो t समय पश्चात ये बॉडी कहाँ पहुँच गई, इधर पहुँच गई, तो भी इनके दोनों पार्टिकल्स की डिस्टेंस हमारे पास है 0.1 मीटर ही रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास जो बॉडी की शेप थी आगे दूसरे स्थान पे पहुँचते पहुँचते उस बॉडी की शेप ही बदल गई। जैसे शेप कैसे बदलती है वैसे हमारे पास इस नेचर के अंदर मैक्सिमम या 99.99% जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती हैं, हमारे पास ही रिजिड ही होती हैं। ऐसे शायद ही कोई एक दो इमेजिनरी थिंग्स या वस्तुएं हैं जो हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं है। तो आपको नेचर में दिखने वाली अधिकतम जो बॉडी हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास रिजिड बॉडी होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझना है कि आपके पास एक बॉडी है उसके अंदर कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच की सिचुएशन से, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में बॉल आपके पास ऐसे थी आगे जाके बॉल पिचक गई और बॉल ऐसे हो गई, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसी बॉल थी वैसी की वैसी बॉल आपके पास है रहनी चाहिए। जैसे मान लो आप अपन ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बॉल जैसे बैट से टच होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और बॉल हमेशा ऐसे की ऐसी ही रहती है। यानी इसके दो पार्टिकल के बीच में जो भी डिस्टेंस ही आगे चलने के बाद भी दो पार्टिकल के बीच में सेम डिस्टेंस ही रही। तो कुल मिला के ऐसे पदार्थ, ऐसे बॉडी हमारे पास क्या कहलाएंगी, रिजिड बॉडी कहलाएंगी, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे समझना है कि सेम शेप रहनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बाद उसका शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। अब तो मोटा मोटा ऐसे समझो कि उसकी शेप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन से बुक के हिसाब से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेके चलेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ए रिजिड बॉडी इट मे बी अज्यूम दैट, a rigid body it may be assumed that a rigid body it may be assumed that number 1 a rigid body it may be assumed that the mutual action between, एक बार मैं लिख लेता हूँ भाई हिंदी मीडियम वालों, the mutual action between its two particle, the mutual action between its two particle along the mutual action between its two particle along the straight line, आप लिखो मेरे साथ साथ, along the straight line which joins them, ठीक है। एंड सेकंड आप ऐसे समझो रिजिड बॉडी क्या है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है उसके दो पार्टिकल के बीच की दूरी हमारे पास ये एक स्थान से पॉइंट ए से पॉइंट बी की, और अगर ये बॉडी आ जाती है तो भी वो डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हाँ ऐसे हो सकता है ये दो पार्टिकल्स मोशन के अंदर ऐसे आ गए हों पर हमारे पास रहना क्या चाहिए, सेम, मतलब इसकी शेप हमारे पास बिगड़नी नहीं चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ए रिजिड बॉडी इट मे बी अज्यूम दैट द म्यूचुअल एक्शन, देखो म्यूचुअल हिंदी में अगर मैं बात करूं तो परस्पर क्रियाएं, मतलब एक दूसरे के क्या इसका सामंजस्य है, इन दोनों पार्टिकल्स का एक दूसरे से क्या हुआ ये जुड़े हुए हैं। तो द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल अलोंग, देखो द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मतलब इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा होनी चाहिए विच जॉइंस देम, जो रेखा ने इसको ज्वाइन कर रखा है, यानी दोनों पार्टिकल को बांध के रखा है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए और इन दोनों की परस्पर क्या होनी चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन, देखो BW का मतलब भाई बिटवीन है, आप ऐसे लिख लो एक बार तो कि ये बिटवीन है, बट आगे हमें काम में लेना है तो हम ऐसे लिखेंगे B/W।
तो हम क्या लिखेंगे, द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस देम। एंड सेकंड क्या लिखेंगे, द एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड क्या लिखेंगे, द एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन देम। द एक्शन एंड रिएक्शन से बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। ये डेफिनेशन है हमारे पास है रिजिड बॉडी की। सेकंड क्या कहेगी, इसके बीच में जो एक्शन रिएक्शन होगी, मैं भी समझाऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास एक्शन रिएक्शंस का रूल्स क्या होता है। तो क्या है कि द एक्शंस एंड रिएक्शन बिटवीन देम आर इक्वल होंगे और हमारे पास है अपोजिट हो सकते हैं या होंगे भी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखोगे, सेकंड द एक्शन एंड रिएक्शंस बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी की यही डेफिनेशन लिखनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो भी टॉपिक्स हम यहाँ करने वाले हैं वो जेपीएच की जो बुक है उसकी 99% सेम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम डेफिनेशंस लिखने वाले हैं तो हम जेपीएच की बुक की ऐसी मान के चलो कि कॉपी करेंगे, क्योंकि जेपीएच की बुक में इसे बहुत ही शानदार या बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको मेरे जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके अंदर भी आपको मैक्सिमम बुक की ही भाषा लिखी हुई दिखाई देगी। तो ऐसे मत सोचना कि मैंने उठा के बुक की कॉपी कर दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये सबसे सरल भाषा के अंदर लिखा हुआ है। बाकी अलग अलग राइटर्स की बुक में इसे काफ़ी हार्ड तरीके से पेश किया गया है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, ए रिजिड बॉडी इट मे बी अज्यूम दैट। देखो ऐसे याद नहीं होगी, कम से कम 3-4 बार लिखोगे तब जाके ये रिजिड बॉडी की। देखो सबसे पहले मैं केवल इस वर्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे तो हम आए ही नहीं है। तो रिजिड बॉडी कैसे बोलोगे, ए रिजिड बॉडी इट मे बी अज्यूम दैट, इट मे बी अज्यूम दैट द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन। देखो आप तो ऐसे करना, ये डायग्राम बना लो आप, ठीक है, ये डायग्राम बना लो। एक पार्टिकल तो अपने पास ये है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास है ये है। द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स टू पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस देम। और सेकंड क्या है, द एक्शन एंड रिएक्शन, द एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक इसको इस साइड में लेके जाएगी, दूसरा हमको इस साइड में लेके जाएगी। तो आप इस डायग्राम में देख के बोलोगे कि द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स 2 पॉइंट्स अलोंग जॉइन द स्ट्रेट लाइन एंड एक्शन एंड रिएक्शंस बिटवीन देम आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है भाई। तो एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है रिजिड बॉडी से रिलेटेड डायरेक्ट इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर का नाम है हमारे पास है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। हमने डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को नहीं किया है, हमने केवल और केवल जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ अ रिजिड बॉडी को ही सीखा है। तो अब सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिख ली होगी रिजिड बॉडी की, तो इसे ध्यान में रखना। द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन इट्स 2 पार्टिकल along the straight line which joins them and the action and reactions between them are equal and opposite। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर। इसका सेकंड टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। देखो सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। देखो नाम से ही स्पष्ट है, एक छोटा सा पार्टिकल है। ये जो बॉडी चल रही थी ना, इसके अंदर छोटे छोटे अनंत पार्टिकल होते हैं। तो कोई एक पार्टिकल है, जैसे ही हम पोजीशन ए से पोजीशन से बी की ओर भेजेंगे तो शेप तो नहीं बिगड़ेगी, पार्टिकल तो इसके अंदर ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब हमको ये देखना कि ये पार्टिकल यहाँ से मोशन के अंदर मूव करके आया है, तो ये डिस्टेंस भी तय करेगा, इसके अंदर वेलोसिटी भी होगी, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा, यानी इसके अंदर ये दूरी भी तय करेगा, वेग भी होगा और त्वरण भी होगा। तो आज हम इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास किसके अंदर है, गति कर रहा है। तो सेकंड क्या आ गया, इसी रिजिड बॉडी के अंदर, देखो टॉपिक का जो रिजिड बॉडी है उसी रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल की बात चल रही है। तो टॉपिक क्या हो गया हमारे पास, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। टॉपिक क्या हो गया भाई हमारे पास, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इसको देखो आप ऐसे समझो कि पहले बात ये लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है,
ये हमारे पास क्या है भाई, ग्राउंड है, यानी हम एक समतल के ऊपर खड़े हैं या अपन जमीन के ऊपर खड़े हैं। सोचो एक बार कि आपके पास कोई बॉक्स है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली वैसे तो ये टोटल फिजिक्स की कहानी है, या मेरे को बिल्कुल डायरेक्ट लिखते हुए चलना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अगर डायरेक्ट चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान होगा, तो आप ऐसे समझोगे। हालांकि प्योर फिजिक्स के अंदर हम नहीं घुसेंगे, हम उतना सीखेंगे जिससे कि हमारा काम चल जाए एमएससी प्रीवियस के अंदर। तो आप मान के चलोगे कि ग्राउंड के ऊपर या कमरे के फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, और आपने क्या किया कि इस बॉक्स के धक्का दिया। आपने क्या किया भाई, इस बॉक्स के आपने धक्का दिया इस डायरेक्शन के अंदर, और ये बॉक्स थोड़ी देर पश्चात मोशन के अंदर आने के बाद ये बॉक्स हमारे पास इधर पहुंच गया। ठीक है, आपने इस बॉक्स को यहाँ से खिसकाया किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, फर्श के ऊपर ये रखा हुआ है और ये आगे की ओर चला गया। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा बल काम करेगा, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। तो एक फोर्स तो आप इसे धक्का दे रहे हो, तो मतलब एक डायरेक्शन तो इसकी आगे की ओर चली जाएगी। देखो एक फोर्स तो आप धक्का दोगे तो ये आगे की ओर मोशन में होगा, फिर इसके पीछे की ओर इसका रिएक्शन फोर्स काम करता है। देखो क्रिया प्रतिक्रिया लगेगी कि नहीं, ये आगे की ओर लगेगा तो ये पीछे की ओर इसका बैलेंस बनेगा। एक हमारे पास ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलोगे, जिसको आप फिजिक्स में कैपिटल एन से लिखा करते थे। और एक इस बॉक्स का वेट भी होगा भाई, और भार कितना होता है, W = mg। भार कितना होता है भाई हमारे पास, W = mg। यानी हमारे पास ये अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, बट हम एक बॉक्स के ऊपर जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो 3-4 एक्टिविटी एक साथ होती है कि बॉक्स आगे की ओर जाएगा, और इसके बैलेंस बनाने के लिए इसके अंदर रिएक्शन फोर्स पीछे की ओर होगा। एक इसका नॉर्मल हमेशा इसके 90 डिग्री के ऊपर लगता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट 90 डिग्री के ऊपर नॉर्मल लगता है, और नॉर्मल के जस्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट, बॉडी का ये वेट है, यानी जो भी लोहे का बॉक्स वगैरह है उसका जो भार होगा वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर बाह्य फोर्स भी लगेंगे, और बाह्य फोर्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अलावा इसके ऊपर क्या लगेंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगे। मान लो जिस कमरे या ग्राउंड के ऊपर आप ले जा रहे हो और बाहर से बहुत तेज आंधी चल रही है, यानी उसका हवा का भी इफेक्ट पड़ रहा है, या हो सकता है उसके ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ जाए, तो इसके अंदर कुछ हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान में रखोगे कि काफी सारे, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स भी उसके अंदर है, आगे की ओर भी जाएगा। और हाँ देखो, अगर ये कमरे के जैसे हम बॉक्स को खिसकाते हैं तो इसके नीचे घर्षण बल भी काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स भी आगे चल के, अभी इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन फोर्स भी देखने को मिल जाएगा, बट हम एक बार मान के चलेंगे कि ये बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर घर्षण बल 0 है। तो ऐसे करके एक वस्तु पे बहुत प्रकार के इसके अंदर से बल लगते हैं, तो यही हमें इसके अंदर सीखना है। और इस बॉक्स के अंदर ही क्या है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। जैसे ही बॉक्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करेगा, यानी ये पार्टिकल हमारे पास गति करेंगे, या मोशन ऑफ ए पार्टिकल, या कण की गति होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार कल्पना करके देखेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वेट, बॉडी वेट, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बॉडी वेट है mg। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उसकी एक्शन एंड रिएक्शन, आगे की ओर एक्शन करेंगे तो ये पीछे की ओर क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। यानी कुल मिला के हमारे पास काफी टाइप्स के इसके अंदर फोर्सेस आने वाले हैं, इसको हम एक एक करके सीखने वाले हैं। वैसे आप इसकी डिटेल्स में सीखना चाहोगे तो ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है, बट अपन अपना काम निकालने के लिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो आप एक डायग्राम बना लेना कि हमारे पास एक मोशन ऑफ ए पार्टिकल है, 3D के अंदर हम किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं नाम दे देता हूँ P, X, Y एंड Z। देखो हमारे पास एक पार्टिकल है P, उसको मैं नाम दे देता हूँ X, Y और Z। ये हमारे पास मोशन के अंदर है, किसी टाइम के पश्चात इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ X डैश, Y डैश और Z डैश। चाहो तो आप इसे X1, Y1, Z1 या कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये तीनों में से हमारे पास कोई भी एक डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, या तो ये X एक्सिस की ओर, या ये कैपिटल Y एक्सिस की ओर, या हमारे पास ये कैपिटल
जेड एक्सिस की, और ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। अब देखो मैं इंग्लिश में सॉरी ऐसे नहीं लिखूंगा कि ओरिजिन पॉइंट है, अब आप मान जाओगे कि ये हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इफ एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट, इफ स्मॉल एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट, देखो हम क्या लिखेंगे, इफ स्मॉल एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल पी, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल पी, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल पी, ऐसे करो कि इफ पी एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास एम, ऑफ मास एम एट एनी टाइम टी, at any time small t, at any time small t and capital X Y Z and capital X Y Z be the component of, be the components of X Y and Z axis respectively, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल है स्टार्टिंग के अंदर, और देखो ये छोटा सा छोटा एक कोई भी बॉडी उसका छोटा सा छोटा एक पार्टिकल लेंगे, उसका भी हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, एक मास होगा, और उस मास को मैं किससे डिनोट करूंगा भाई, स्मॉल एम। और मान के चलेंगे ये पार्टिकल स्टार्टिंग में हमारे पास किसी टाइम टी के ऊपर है, थोड़ी देर पश्चात ये मूव मतलब गति करना, गति करने के बाद दूसरी पोजिशन पे पहुंच जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, उस वक्त इसका कोई ना कोई टाइम लगेगा। हम मान के चलेंगे स्टार्टिंग में टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ कुछ समय पश्चात ये पार्टिकल किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो हमने क्या लिख लिया कि इफ पी एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m at any time t and capital x y z be the components of the, एक काम करो एक साथ ही लिख लेते हैं, and capital x y z be the component of the external forces, component of the external forces, component of the external forces parallel to, external forces parallel to coordinate axis, समझाऊंगा मैं भी आपको, पैरालेल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरालेल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, यस बस इतना ही लिखना है आपको। मैंने क्या कि सारी लैंग्वेज एक ही लाइन के अंदर ले आए। अब देखो इसको आराम से हम समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, और हम मान लिया किसी टाइम T के ऊपर ये पॉइंट P के ऊपर है, और थोड़ी देर पश्चात ये मोशन के अंदर जाएगा, तो T1 समय पश्चात कहाँ गया पॉइंट, ये पॉइंट P चेंज होके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की पोजीशन के ऊपर आ गया। तो हमने लिखा है कि इफ P एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, यानी ये कंटिन्यूसली एक जगह रुक नहीं रहा, ये लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास क्या है स्मॉल m, एट एनी टाइम t एंड कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। अब तो ऐसे समझो, मैं इस डायग्राम को देखो दोबारा बना देता हूं कि हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल है, मेरे को समझना बहुत जरूरी है भाई, वरना सीधा रट लोगे। हमारे पास एक पार्टिकल है P, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3D के अंदर एक्स वाई जेड, इसका मास है हमारे पास स्मॉल m, और किसी टाइम t के ऊपर इसकी बात हो रही है। अब ये हमारे पास क्या है पार्टिकल P है, ये मोशन के अंदर है, यानी ये कंटिन्यूसली कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, ये हर डायरेक्शन के अंदर गति करेगा। ठीक है, मोशन के अंदर है। अब हम क्या करेंगे कि ये मोशन के अंदर जब जब ये हमारे पास मोशन में है, हम मानेंगे किसी टाइम ये एक्स एक्सिस की पैरेलल जाएगा। देखो ये तो हमारे पास
फिक्स है ना 3D के अंदर, एक अक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। किसी टाइम में ये पी अक्स डायरेक्शन में जाएगा, अक्स डायरेक्शन में जाएगा, उस वक्त हम मान के चलेंगे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अक्स लगा हुआ है। अरे भाई पार्टिकल जाएगा बाहर, मान लो हवा के वेग की वजह से डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, तो मान लो बाहर की वजह से एयर इफेक्ट पड़ा इसके पास है, एयर इफेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्सेस आ गया, क्योंकि ये पार्टिकल हमारे पास बिल्कुल छोटा है। जैसे मान लो आप गुब्बारे को छोड़ो एक बार, मान लो गुब्बारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के ऊपर जाता है तो हवा की वजह से किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, तो हवा ने उसके ऊपर कौन सा दाब लगाया, बल लगाया, बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये पार्टिकल कभी एक्स एक्सिस की पैरेलल होगा, कभी ये हमारे पास वाई एक्सिस की पैरेलल होगा, कभी ये हमारे पास जेड एक्सिस की पैरेलल होगा। तो हमने लिख दिया कि इफ स्मॉल p xyz बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास एट एनी टाइम t, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये x y z इसके हमने कंपोनेंट मान लिए कि x एक्स में कैपिटल x है, y एक्स में कैपिटल y है और z एक्सिस में कैपिटल z है, एंड एक्स वाई जेड बी द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी ये बाह्य फोर्स के क्या हैं, कंपोनेंट हैं, और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी ये एक बार एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, एक बार ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है और तीसरी बार ये जेड एक्सिस के पैरेलल, ये समांतर है। तो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर। अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, आपको उसे ही याद रखना है और बिल्कुल सिंपल है। मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और डेप्थ में भी समझा सकता हूँ। आप इसका डायग्राम बनाना भाई, डायग्राम अब फाइनल कर लो इसके। ये कैपिटल एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास है जेड है। पार्टिकल P हमारे पास इधर था, मास इसका स्मॉल m है, टाइम हमारे पास t है, पोजीशन इसकी x y z है, ये हमारे पास क्या है, मोशन के अंदर है। किसी टाइम में ये x डैश y डैश और z डैश पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, तो उस वक्त ये x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल और z एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो मैं बोलूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो आपने फिजिक्स के अंदर जरूर किसी टाइम में, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले जरूर आपने गति के 3 समीकरण देखे होंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां s दूरी, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण, यही होते थे। ठीक है, ये आपने गति के 3 समीकरण जरूर पढ़े होंगे, आज बस ये इंग्लिश में लिख किया गया, इक्वेशंस ऑफ ए मोशंस। तो अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होगा, तो देखो आप देख सकते हैं कि जब जब ये पार्टिकल हमारे पास मूव करेगा, मोशन के अंदर होगा, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है भाई, बल क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू ma। देखो बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, अगर मैं प्योर हिंदी में बताना चाहूँ तो छोटी क्लासों की बातें हैं, वैसे ये न्यूटन का सेकंड नियम है। यस, ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड नियम है, F इज इक्वल टू ma। ओके, ए हमारे पास क्या है, त्वरण है, और देखो अब मैं त्वरण को एक्सेलरेशन लिखूंगा भाई। अब हम त्वरण को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे। आगे आगे मैं ACC के डॉट लगाऊंगा, तो आप क्या मान के चलोगे कि हमारे पास क्या है, त्वरण है। अब आप लोगों ने या तो DG पढ़ ली होगी, या जब DG पढ़ेंगे तो हम ऐसे बताएंगे कि देखो कोई भी दूरी होती है, मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी x है, मानो कि पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की दूरी x है, तो इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी कितना होता है, यानी वेग कितना होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे dx बटा dt, इसके अंदर वेग है, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है, यानी त्वरण कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, d2x बटा dt स्क्वायर। अब आपको खूब अच्छे से पता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग
डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके ऊपर ही डॉट लगाते हैं। 2 टाइम्स किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स इसके ऊपर ही डिफरेंशिएशन। और अगर हम दूरी के रिस्पेक्ट में करता है, अगर मैं dx/ds बोलता तो ये अक्स डेस आ जाता, और d2x/ds2 आ जाता तो हम इसको अक्स डबल डेस आ जाता। तो इस डेस के अंदर और डॉट के अंदर मैं dg के अंदर, जब आप पेपर 4 पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, तो उसके अंदर मेरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डॉट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डबल डॉट। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एक्स डबल डॉट। ठीक है, ये डायग्राम आपने लिख लिया होगा। अब मेरे को यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखनी है, आप उसका ध्यान रखना। तो मेरे पास से देखो त्वरण बाह्य बल क्या होता है, या बल क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma। अब ये बताओ मेरे पास त्वरण कौन कौन सी दिशा में होगा। अब ये बताइए मेरे पास से त्वरण कौन कौन सी दिशा में होगा। तो ये पॉइंट P हमारे पास से एक तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा। एक तो ये पॉइंट हमारे पास है, बना ही लेता हूं दोबारा इसको, एक्स डैश डायरेक्शन की ओर जाएगा, या ये हमारे पास है वाई डायरेक्शन की ओर जाएगा, या फिर ये हमारे पास है जेड डायरेक्शन की ओर जाएगा। अगर एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो त्वरण कितना होगा भाई, एक्स डबल डॉट लिख सकता हूं ना मैं। एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा, एक्स डबल डॉट। और उस टाइम में इसका कंपोनेंट क्या है, देखो कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट और एक्स। उस वक्त इसका कंपोनेंट कितना है, एक्स, यानी बाह्य बल कितना है उस वक्त एक्स है। देखो ध्यान से देखो इस चीज को कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, कैपिटल एक्स वाई जेड बी द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यानी एफ की जगह हम कभी एक्स लिखेंगे, कभी वाई लिखेंगे और कभी हमें जेड लिखेंगे। भाई ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, कभी कैपिटल एक्स, कभी कैपिटल वाई, कभी कैपिटल जेड। जब एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा तो त्वरण क्या होगा हमारे पास, एक्स डबल डॉट। अगर ये पार्टिकल है वाई डायरेक्शन की ओर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इसका वाई डबल डॉट। और जेड डायरेक्शन की ओर आएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास से एम स्मॉल जेड डबल डॉट। और एम क्या है भाई, मास है किसका, उस छोटे से पार्टिकल का किसी टाइम टी के ऊपर। देखो किसी टाइम टी के ऊपर। अब ये टी आपको यहां दिखाई नहीं देगा, बट एक्चुअली एक्स डॉट हमारे पास क्या है, d2x/dt²। तो देखो ये रहा उस टाइम का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, d2y/dt²। अरे y डॉट क्या है भाई, d2y/dt² और z डबल डॉट का सिंबल किसका काम करेगा, जेड d2z/dt²। तो देखो ये रहा डायग्राम का अक्ष, ये रहा y और ये रहा z, और ये रहा वो टाइम t का, और ये रहे बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्स वाई एंड जेड। तो यानी हमारे पास ये तो हमारे पास पढ़ा हुआ था तो कि F = क्या होता है, ma होता है। तो बल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अंदर। तो उस वक्त इसका देखो मास तो चेंज नहीं होगा भाई, मास तो इतना का उतना ही रहना ही है, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रिजिड बॉडी है उसकी शेप के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डबल डॉट, वाई डायरेक्शन में वाई डबल डॉट, जेड डायरेक्शन में क्या गया, जेड डबल डॉट। तो अब आप क्या लिखोगे कि देन द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, देन द इक्वेशंस ऑफ ए मोशंस आर, और ये 3 इक्वेशंस लिख लो कि एक्स कैपिटल एक्स =mx डबल डॉट, कैपिटल my स्मॉल my डबल डॉट, और z mz डबल डॉट। क्या लिखोगे भाई, कैपिटल x mx डबल डॉट, कैपिटल y my डबल डॉट, और कैपिटल z mz डबल डॉट। या फिर इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो mx डबल डॉट माइनस x बराबर 0। इसको इधर ले जाओ my डबल डॉट माइनस कैपिटल y बराबर 0, या mz डबल डॉट माइनस कैपिटल z =0। ठीक है, तो जब जब आपके पास बारी आए कि मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है तो तुरंत आप क्या बोलोगे, कैपिटल x mx डबल डॉट, कैपिटल y
my डबल डॉट एंड कैपिटल Z इज इक्वल टू mz डबल डॉट। मैं चाहता तो इसे बिल्कुल डायरेक्ट बता सकता था कि देखो भाई आप ये याद रख लेना ये पूरी फिजिक्स की कहानी है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम सीखेंगे नहीं। अब देखो आपने ये सीख लिया कि एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, कुछ नया नहीं है, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा है F इज इक्वल टू ma। तो अब इससे रिलेटेड मिलती जुलती जो भी हमारे पास लैंग्वेज आएगी तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास वास्तव में क्या है, फोर्स है। अब बताओ ये अक्स क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्मॉल अक्स क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, एक्स डबल डॉट उसका एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक आप डालोगे कि मोशंस ऑफ ए पार्टिकल और इस प्रकार से लिखोगे जैसे मैंने लिख रखा है। और याद कैसे रखोगे, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, कैपिटल जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। या फिर इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने तो आप मैथ के स्टूडेंट हो। और मास चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है मास चेंज हो जाएगा तो वो हमारे पास रिजिड बॉडी रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया टॉपिक है, मोशंस ऑफ ए पार्टिकल। तो बताओ भाई कैसा रहा ये मोशंस ऑफ पार्टिकल। अब मैं मान के चलूंगा जब जब हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल नजर आ गया तो कहीं ना कहीं ये तीनों इक्वेशंस अपने को काम में लेनी। ओके, तो ये आप हेडिंग डाल सकते हो 2.2 का मोशंस ऑफ पार्टिकल, और एक हमारे पास रिजिड बॉडी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं अपने पास जो यूनिट चैप्टर का नाम है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, उसके अंदर हमने रिजिड बॉडी पढ़ लिया और उसके अंदर हमने मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी, यानी रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, अरे भाई अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या समझोगे, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बाद। और ये मोशन के अंदर भी होंगे भाई, ये एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर आएगी। जब ये पार्टिकल हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर आएंगे तो ये क्या होंगे, मूविंग करेंगे, यानी गति करेंगे। गति करेंगे उस वक्त क्या होगा, मोशन होगा। तो हमने लिख दिया ना ये मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। यानी अभी तक हमने केवल इतना सीखा है कि हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है और मोशन ऑफ ए पार्टिकल या मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होती है। उसको क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, कैपिटल वाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो हमने केवल इतना सीखा है। देखो ध्यान दो, अभी हमारे पास जनरल इक्वेशन से बचा हुआ है टॉपिक। तो अभी तक हमने केवल आगे आगे का हिस्सा सीखा है कि हमारे पास मोशंस ऑफ है रिजिड बॉडी क्या होता है या मोशन ऑफ है पार्टिकल क्या होता है। ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन को सीखें, उससे पहले हम डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को सीख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेट एंड प्रूव। क्वेश्चन आएगा हमारे पास स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे ही उसका सिद्धांत दिया गया है। स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, और ये अब की बार भाई 2022 के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आप इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब जो हमें डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखना है वो आप सेम टू सेम बुक से देख के लिखोगे। ठीक है भाई, डी अलम्बर्ट से प्रिंसिपल का हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, ये आप सेम टू सेम बुक में देख के लिखोगे। या चलो मैं लिख देता हूं, मेरे साथ साथ लिखो, अंडर ऑल द एक्शंस ऑफ फोर्सेस। हम क्या लिखेंगे भाई, स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को अंडर ऑल सर्कमस्टेंस लिखो भाई, ताकि मैं इसको समझा दूं। अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशंस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ ए मोशन द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स acting on each particle
द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस form a system in equilibrium among themselves. ठीक है, ये अपने को इसका स्टेटमेंट लिखना है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का। ठीक है भाई, तो ये आपकी जेपीएस की बुक में आपको पेज 61 के ऊपर देखने को मिल जाएगा डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और अब की बार इसके चांसेस रहते हैं कि स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का आपको स्टेटमेंट याद रखना है और मैं अभी पहले इसका प्रूफ करवाऊंगा, उसके बाद आपका इसका स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले आप एक बार थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ऐसे ही होता है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर्म ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, देखो सर्कमस्टेंस होती है एक सिचुएशंस यानी एक परिस्थिति, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर जब पार्टिकल हमारे पास गति कर रहा है और किसी भी परिस्थिति का मतलब उसके ऊपर चाहे बाह्य बल काम करे चाहे आंधी तूफान आए, इसके रूल्स चेंज नहीं होंगे। ये ऐसे ही कहना चाह रहा है कुल मिला के। तो बोल रहा है अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ द मोशंस द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी। एक बार एक हिस्सा तो यहां तक रुको, इसको क्या बोल रहा है, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। आप नोट लगा के पहले ये लिखो, नोट रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारे पास से क्या होता है, पहले ये समझो हमारे पास ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बारी आती है फोर्स यानी F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की बारी हमारे पास कितनी होती है भाई, F इज इक्वल टू एम ए। और इफेक्टिव फोर्स भी यही होता है, मतलब ये बल हमारे पास हमेशा प्रभावी होगा, कहीं भी हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। और रिवर्स का मतलब ये उसकी एंटी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी हम इसके माइनस का साइन ही लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारे पास क्या होगा, माइनस एम ए। और बताइए ए हमारे पास क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे एक्सेलरेशन लिखने की, या आगे हम शॉर्ट में ACC लिखेंगे। तो अक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, अक्स डबल डॉट, अब ये भी लिखवाया था ना, अक्स डबल डॉट। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, वाई डबल डॉट। और जेड डायरेक्शन में हमारे पास कितना होगा, जेड डबल डॉट। तो जब आपके पास बारी आए कि हमारे पास रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस क्या होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस को कि माइनस एम एक्स डबल डॉट या माइनस एम वाई डबल डॉट या माइनस एम जेड डबल डॉट, या इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लें क्या, एक्स डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट का होल स्क्वायर। इन तीनों डायरेक्शंस का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। उसको मान लो हमने किसी नए सिंबल स्मॉल एफ के बराबर रख दिया। देखो आपको पता है हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन के अंदर मान के चलेंगे एक्स डबल डॉट आ गया, ये वाई डायरेक्शन के अंदर वाई डबल डॉट आ गया, ये जेड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन जेड डबल डॉट आ गया। अब अगर इसका मैं रिजल्टेंट लूं यानी परिणामी त्वरण लेंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम एक नया सिंबल एफ दे दिया। तो अब आप लिखोगे वास्तव में हमारे पास रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कितना होता है, माइनस एम इंटू एफ, माइनस एम इंटू एफ है। वास्तव में एफ की पोजीशन क्या होती है, रूट के अंदर एक्स डायरेक्शन वाले त्वरण का होल स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो इसका स्टेटमेंट आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ द मोशन, यानी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए इसकी गति के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स,
यानी m माइनस एम एफ है, एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, यानी उसके हर पार्टिकल के ऊपर एक्टिंग करेगा बॉडी के अंदर। सेकंड क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस, मान के चलेंगे एक बार एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे पास क्या है, कैपिटल P है, कोई भी नाम दे देंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस है। एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर्म ए सिस्टम, फॉर्म ए सिस्टम, या इस बॉडी का जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था में होगा, अमॉन्ग देमसेल्व्स, यानी ये हमेशा एक दूसरे से बैलेंस होंगे, या ये हमारे पास क्या होंगे, संतुलित होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये P क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस, ये हमारे पास ऑलवेज किसके अंदर होंगे भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होंगे। ठीक है, इसको EQUILI, इसको इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल है। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद हो जाना चाहिए, या एक बार जैसे हम इसका प्रूफ कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कुल मिला के आप तो ऐसे बोलना कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशंस, आप तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देना कि एक तो हमारे पास क्या है, माइनस एम एफ है, और एक हमारे पास क्या है, P है। और P का मैं नाम ले देता हूँ एक बार, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। P का नाम क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है। और माइनस एम एफ आप जानते ही हो कि ये क्या है, हमारे पास रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस है। ये एम एफ क्या है, हमारे पास रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस है। तो आप यहीं से देख के बोल सकते हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ मोशन से द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर्म ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक है, ये हमारे पास डी अलम्बर्ट स्टेट का क्या है, स्टेटमेंट है। अब हमें इसका क्या करना है भाई, प्रूफ करना है डी अलम्बर्ट का। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये लेक्चर हमारे पास काफ़ी लंबा चला जाएगा अगर हम इसका प्रूफ करेंगे तो अभी तक एवरेज इसके हम 50 मिनट इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 10 मिनट बेसिक बातें थी। उसके बाद हमने सीखा रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ है पार्टिकल या मोशन ऑफ है रिजिड बॉडी, और एक इसका स्टेटमेंट हो गया कि डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख के रखूंगा डी अलम्बर्ट स्टेटमेंट का प्रिंसिपल। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए और एक बार 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से अभी इंग्लिश मीडियम के अंदर आए हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही आपके पास 15 दिन हो जाएंगे लगभग लिखते हुए, उसके बाद सब ये लिखना और मेरी ये जो लैंग्वेज है सब नॉर्मल सी बातें हो जाएगी। उसके बाद बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये आज हमारे पास इस लेक्चर के लिए केवल इतना ही, छोटा सा पार्ट रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ ए पार्टिकल और डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का ओनली स्टेटमेंट। अब जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर 2 में आएंगे तो हम मिलते हैं आपको डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल के प्रूफ के साथ। ओके, और हम वहाँ साथ साथ ये भी करेंगे फिर जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ओके।